बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे ACCA के सब्जेक्ट FMA की स्टडी हब का चैप्टर नंबर 24 हम करने के लिए जा रहे हैं और चैप्टर नंबर 24 का नाम है इंट्रोडक्शन टू परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द मिशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो क्वेश्चन में वो आपसे मिशन के बारे में पूछ रहा है। किसका मिशन? एक ऑर्गेनाइजेशन का मिशन। तो हमें पता है कि जी मिशन जो है वो प्राइमरी रीजन होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन की, जिस वजह से वो वजूद में आई, किस वजह से वो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, मेन वजह, रीजन कौन से वाली? प्राइमरी वाली। तो बेसिकली मिशन स्टेटमेंट में दो चीज़ें होती हैं। नंबर 1 उसकी मेन रीज़न और नंबर 2 वो रीज़न अचीव कैसे की जाएगी। लेट्स से एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है तो उसकी मेन वजह एग्जिस्टेंस की क्या है। नंबर 1 में हम देखेंगे जी प्रॉफिट मेकिंग, अपने ओनर्स के लिए, अपने शेयर होल्डर के लिए क्या बनाना? प्रॉफिट। अब दूसरे में हम देखेंगे कि वो कैसे अचीव करेगी, वो प्रॉफिट कैसे बनाएगी। तो एक ऐसी कंपनी जो गारमेंट्स बेचेगी तो उसने सोचा जी हम प्रॉफिट बनाएंगे गारमेंट्स को बेच के। दूसरी कंपनी कहती है जी हम गाड़ियां बना के बेचेंगी, तो वो कैसे प्रॉफिट कमाएगी? व्हीकल्स को बना के। तो बेसिकली मिशन स्टेटमेंट में दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें जो पहली चीज़ है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है जी प्राइमरी रीज़न ऑफ एग्जिस्टेंस। अब साथ ही दूसरी चीज़ आपने देखनी होती है कि चलें प्राइमरी रीज़न ऑफ एग्जिस्टेंस तो मेरी हो गई, तो हम उसको अचीव कैसे करेंगे, ये भी आप कॉम्प्लीमेंट्री साथ अटैच कर सकते हैं अपनी मिशन स्टेटमेंट को देखने के लिए। सो बेसिकली प्राइमरी रीज़न ऑफ एग्जिस्टेंस इज एक्चुअली द मिशन स्टेटमेंट। तो वन बाय वन देखते हैं। नंबर 1, द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द नेक्स्ट 12 मंथ। नहीं भाई, ये नहीं होगा। उसकी वजह क्या है कि मिशन स्टेटमेंट टाइम बाउंडेड नहीं होती और ख़ास तौर पर इतना छोटा टाइम बाउंडेड अगले 12 माह के लिए नहीं होती। तो ये आपका मकसद तो ज़रूर हो सकता है, आपके गोल्स या ऑब्जेक्टिव तो हो सकते हैं अगले 12 माह के लिए, बट आपकी मिशन स्टेटमेंट नहीं हो सकती। दिस इज़ रॉन्ग। Option number B, the areas that the organization has decided to specialize in to achieve success। ऑर्गेनाइजेशन के ऐसे एरिया जिसमें उसने सोचा है कि हम स्पेशलाइजेशन हासिल करेंगे अपनी कामयाबी के लिए, तो ये भी बेसिकली मिशन स्टेटमेंट नहीं होती, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक मकसद नहीं है एग्जिस्टेंस का। ऑप्शन नंबर सी, द प्राइमरी रीजन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। यस, दिस इज द राइट आंसर। वो कह रहा है द प्राइमरी रीजन, उसने एक्चुअली डेफिनेशन ही डाल दी। प्राइमरी रीजन किस चीज़ के लिए? ऑर्गेनाइजेशन के वजूद में आने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन की एग्जिस्टेंस के लिए प्राइमरी रीजन। तो हमने बेटा यही तो डेफिनेशन में पढ़ा। यस, दिस इज द राइट आंसर। एंड लास्ट ऑप्शन में वो कहता है द बजटेड प्रॉफिट फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल पीरियड। भाई ये भी टाइम बाउंडेड आ गया, नेक्स्ट फाइनेंशियल पीरियड, तो ये भी स्टेटमेंट जो है मिशन नहीं होगी, क्योंकि अभी हमने ऑप्शन नंबर ए में पढ़ा है कि मिशन स्टेटमेंट टाइम बाउंडेड नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट शुड बी कंसिडर्ड टू बी मिशन। नीचे दी गई ऑप्शन में से मिशन स्टेटमेंट कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1, टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स, अपने मालिकान की वेल्थ को, दौलत को ज्यादा करना, मतलब प्रॉफिट मेकिंग। यस, दिस इज द राइट आंसर। ये मिशन स्टेटमेंट हो सकती है। कंपनी के मालिकान जो हैं, ऑर्गेनाइजेशन के जो मालिकान हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन को क्यों डेवलप करते हैं, रीजन क्या होती है उसको बनाने की। तो नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में प्रॉफिट मेकिंग यानी कि वेल्थ को मैक्सिमाइज करना, दौलत को ज्यादा करना, तो यही तो वजह होती है ऑर्गेनाइजेशन को बनाने की। अनटिल अनलेस मेंशन नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग है, तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन को बनाने की वजह यही होती है। तो पहली ऑप्शन तो होगी मिशन स्टेटमेंट। ऑप्शन नंबर 2, टू मेंटेन मार्केट शेयर ऑफ 20%, 20% मार्केट का शेयर हासिल करना। भाई ये ऑब्जेक्टिव हो सकता है आपका शॉर्ट टर्म में, बट ये मिशन स्टेटमेंट नहीं हो सकती। कोई भी कंपनी सिर्फ इस वजह से नहीं बनती कि हम 20% मार्केट का शेयर अचीव करेंगे, तो ये आपकी मिशन स्टेटमेंट नहीं है। ये शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव आपका हो सकता है कि आने वाले 1 साल में, 6 माह में, 1.5 साल में हम मार्केट का 20% शेयर हासिल करेंगे। अच्छा, अब इसमें आप एक मजीद टेक्निकल चीज़ देखिए कि 20% मार्केट यानी कि जितनी टोटल मार्केट है, जितनी कंपनीज उसमें काम कर रही हैं, टोटल मार्केट का 20% शेयर अगर आप हासिल कर भी लेते हैं, तो ये देखिए कि ये 20% शेयर क्यों हासिल करना चाह रहे हैं। तो भाई ये तो इसी वजह से हासिल करना चाह रहे हैं कि हमने प्रॉफिट कमाना है,
हमने प्रॉफिट मेकिंग करनी है, तो अल्टीमेटली 20% मार्केट शेयर ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये मिशन स्टेटमेंट नहीं है। मिशन स्टेटमेंट तो प्रॉफिट कमाना है, तो 20% मार्केट शेयर हासिल करके भी अल्टीमेटली आप प्रॉफिट मेकिंग की तरफ ही जा रहे हैं। सो ये जो 20% मार्केट शेयर है, ये हमारा मिशन स्टेटमेंट नहीं, ऑब्जेक्टिव हो सकता है। ऑप्शन नंबर 3, टू प्रोवाइड शेल्टर फॉर होमलेस पीपल। यस, ये भी हमारी मिशन स्टेटमेंट हो सकती है कि ऐसे हजरात जिनके पास अपना घर नहीं है, उनको हम शेल्टर प्रोवाइड करें, छत प्रोवाइड करें, घर प्रोवाइड करें, उनके रहने का इंतज़ाम करें। तो ये मिशन स्टेटमेंट हो सकती है। अगर ऑर्गेनाइजेशन नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग है, तो बेटा ये इसकी मिशन स्टेटमेंट हो सकती है। बेशुमार ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो खाना प्रोवाइड करती हैं, फूड प्रोवाइड करती हैं, लोगों को शेल्टर प्रोवाइड करती हैं, और उनका मकसद ही उनको शेल्टर प्रोवाइड करना होता है। यस, दिस कैन बी द प्राइमरी रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, सो इट कैन बी अ मिशन स्टेटमेंट। ऑप्शन नंबर 4, टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ डोनेशन बाय $1 लाख नेक्स्ट ईयर। भाई ये इसमें टाइम बाउंड आ गया, नेक्स्ट ईयर आ गया, तो ये भी आपका मिशन नहीं होगा। और वैसे भी ये 1 साल की बात कर रहा है, यानी कि अगले साल तक हम अपनी डोनेशंस को 1 लाख रुपए तक इंक्रीज करेंगे। सो ये भी मिशन स्टेटमेंट नहीं है। तो बेटा ऑप्शन नंबर 1 एंड 3 ऑप्शन नंबर बी में आ रही हैं। दिस इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइम फ्रेम्स इज मोस्ट लाइकली टू बी कवर्ड बाय अ स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव। तो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव के बारे में पूछ रहा है कि नीचे दी गई 4 ऑप्शन में से स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव क्या होंगे। फटाफट से टॉपिक रिपीट कर देता हूं ताकि सवाल के साथ आपका ये भी क्लियर हो जाए। तो स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल एंड थर्ड वन था जी आपका ऑपरेशनल। तो इसमें हमने देखा था कि 3 चीज़ों की बेस पर आपने क्लासिफिकेशन कर लेनी है, और वो 3 चीज़ें कौन सी थी, वन बाय वन हम अभी फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपने देखना था कि पीपल, जो लोग हैं, फैसला करने वाले कौन से हैं, और फिर हमने एरिया देखना था, और फिर हमने टाइम देखना था कि कितने वक्त में वो फैसला होता है। तो अभी वन बाय वन देख लेते हैं। स्ट्रेटजिक में मोस्ट टॉप मैनेजमेंट ऑफ दी कंपनी जो है वो डिसीजन मेकिंग करती है, जो कंपनी के सीनियर तरीन लोग हैं। और एरिया पूरी कंपनी के लिए, होल ऑर्गेनाइजेशन को ये कवर करता है, पूरी कंपनी के लिए अगर फैसला होगा। और टाइम जो है लॉन्ग रन, नॉर्मली मोर देन 1 ईयर की बात जो होती है, वो मोर देन 1 ईयर की जो बात होती है वो किस में हम कवर करते हैं, स्ट्रेटेजिक में। फिर हम आगे आ जाते हैं जी टैक्टिकल में। नॉर्मली अगर लोगों के हिसाब से आपने देखना हो तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट फैसले करती है, बट ये आपने सिर्फ इसी पर ही नहीं रहना, इसके बाद आपको दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स एरिया वाला भी देखना पड़ेगा। इसमें कंपनी पूरी का फैसला नहीं होता जी, एक डिवीजन का कर सकते हैं आप, किसी डिपार्टमेंट का फैसला कर सकते हैं, यानी कि पूरी कंपनी का फैसला नहीं हो रहा। एंड ये लेस देन 1 ईयर बट मोर देन 1 मंथ, ये आपने देख लेना है। यानी कि ये रोजाना वाला फैसला नहीं होता, ये 1 साल से कम होगा और 1 माह से ज्यादा तक आएगा। तो उसके बाद ये लास्ट चीज देख लेते हैं, ऑपरेशनल जो डिसीजन मेकिंग है, ये नॉर्मली मिडल या लोअर मैनेजमेंट करती है, और इसमें जो है एक स्पेसिफिक एरिया देखा जाता है, एक खास, जैसा कि फॉर एग्जांपल हमने अपनी परचेजिंग को सही करना है, हमने अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट को सही करना है, तो एक स्पेसिफिक मजीद नैरो डाउन हो जाता है, डिवीजन या डिपार्टमेंट से मजीद नैरो डाउन हो जाता है। और अगर क्लैश आ रहा है आपका कि इधर भी डिपार्टमेंट दिया हुआ है, तो फिर आप इसके साथ तीसरी चीज देखेंगे जी, आपका टाइम कितना है। तो ये नॉर्मली डेली बेस की जो डिसीजन मेकिंग होती है, डेली वाले काम, वीकली वाले काम जो हफ्तावार होते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा आपके मंथली तक जाएंगे, तो इसकी जो है क्लासिफिकेशन इससे करनी पड़ती है। तो ये आपने 3 चीज़ों का कॉम्बो लाजमी याद रखना है। 1 फॉर पीपल, फैसला कौन कर रहे हैं, दूसरा एरिया, और तीसरा टाइम। तो कहता है स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव कंपनी का ढूंढना है, तो ऑप्शन नंबर ए 3 to 6 मंथ नहीं भाई, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव लॉन्ग रन होता है, मोर देन 1 ईयर होता है, तो 3 to 6 मंथ में तो ये नहीं आ रहा। फिर आप देख लेते हैं जी बी अप टू 1 ईयर नहीं भाई, बी वाली ऑप्शन भी नहीं होगी, क्योंकि 1 साल तक भी स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव नहीं होता। स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव तो अगर टाइम के हिसाब से देखना है तो 1 साल से ज्यादा ही जाएगा। सी बिटवीन 2 and 5 years, यस दिस इज द राइट आंसर, 2 से 5 साल के दरमियान में ये हो सकता है। एंड डी अनलिमिटेड, अनलिमिटेड वाला भी इसमें नहीं आएगा। सो बेसिकली सी इज द राइट आंसर।
आप ये देख भी सकते हैं कहीं 1 साल से ज्यादा होगा, जो अभी हमने टॉपिक को कवर भी साथ कर लिया क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स दिस ऑब्जेक्टिव, किसी ऑब्जेक्टिव के बारे में पूछ रहा है। अब हम सिनेरियो पे जाते हैं। आप लोगों ने बेटा हमेशा याद रखना है, हम 12 दफा ये डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले आपने रिक्वायरमेंट पढ़नी है, देन दूसरे नंबर पर आपने सिनेरियो पढ़ना है, फिर तीसरे नंबर पर आपने ऑप्शंस देखकर अपना साथ साथ आंसर को देखना है, हमारा कौन सा आंसर सही बन रहा है। तो ये बेटा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की सही टेक्निक है। आइए जी, किसी ऑब्जेक्टिव के बारे में पूछ रहा है, देखते हैं ऊपर चल के सिनेरियो में। अब ऑप्शन 2 पे आते हैं, सिनेरियो पे। द प्लस होटल्स कॉर्पोरेशन ओन्स 200 होटल्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। एक कंपनी है जिसका नाम है प्लस होटल्स कॉर्पोरेशन, वो 200 होटल्स पूरी दुनिया में ओन करती है। जो इज द मैनेजर ऑफ वन ऑफ द कंपनीज होटल। अब ये 200 होटल में से एक होटल जो है उसका मैनेजर कौन सा है जी, मिस्टर जे। He has been set the objective that the hotel he manage should achieve 1 million profit in the next financial year। तो बेटा ये जो 200 होटल्स थे, इनमें से किसी एक होटल की बात हो रही है जिसका मैनेजर है जो, और उसने ये सेट किया है कि मैं नेक्स्ट ईयर में, यानी कि 1 साल की बात हो रही है, अगले 1 साल में प्रॉफिट कमाऊंगा $1 मिलियन का। तो बेटा सिंपल सी बात है कि टोटल कंपनी की बात नहीं हो रही, सो ये स्ट्रेटेजिक तो नहीं होगा, पूरे 200 की बात तो नहीं हो रही, ये बात तो हो रही है सिर्फ एक होटल की, उस कंपनी के अंदर किसी एक डिवीजन की, या उस कंपनी के अंदर किसी एक सब एरिया की, और दूसरे नंबर पर 1 साल के लिए हो रही है। तो ये कौन सा हो गया जी, टैक्टिकल ऑब्जेक्टिव। अभी हम पीछे टॉपिक डिस्कस करके आए हैं कि टैक्टिकल कौन सा होता है, जो पूरी कंपनी के लिए ना हो, प्लस 1 साल से कम हो, और मोस्ट सीनियर टॉप मैनेजमेंट कंपनी भी डिस्कस नहीं कर रही। तो इधर तीनों चीजें लग रही हैं। नंबर 1 जो मोस्ट टॉप सीनियर कंपनी का नहीं है, यानी कि पूरी प्लस होटल कॉर्पोरेशन का मैनेजर नहीं है, ये तो सिर्फ एक होटल का मैनेजर है, सो ये मिडल वाला आ गया। दूसरे नंबर पर अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम कब का है जी, 1 ईयर, अगले 1 साल तक। और तीसरे नंबर पर अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया पूरी प्लस होटल्स कॉर्पोरेशन की बात नहीं कर रहा, सिर्फ एक सिंगल होटल की बात हो रही है। सो इट्स अ टैक्टिकल ऑब्जेक्टिव। तो बेटा स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव भी ये नहीं होगा, हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। मिशन स्टेटमेंट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्राइमरी रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस की तो बात ही कहीं पर नहीं हो रही। एंड ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव भी एक्सक्लूड हो गया, बिकॉज जो इज अ मिडल लेवल मैनेजर एंड ही इज मेकिंग द डिसीजन फॉर नेक्स्ट 1 ईयर, तो ये भी डेली बेस का डिसीजन मेकिंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें वो कहता है which of the following circumstances in Avaland is most likely to have favorable effect on the performance of the proposed chain। अच्छा जी, फेवरेबल इफेक्ट हमने निकालने हैं नीचे दी गए सिनेरियोज में से। तो अभी देखते हैं कि ऊपर सिनेरियो क्या है। बिग मार्ट इज एन इंटरनेशनल सुपरमार्केट ग्रुप। एक कंपनी है जिसका नाम है बिग मार्ट, और वो इंटरनेशनल सुपरमार्केट्स को ऑपरेट करती है। दैट इज वेल एस्टेब्लिश इन होमलैंड, जो कि अपने घर में, बिग लैंड जिस कंट्री में है उस कंट्री में तो वो बड़ी बेहतरीन एस्टेब्लिश हो चुकी है, यानी कि जिस मुल्क में वो है। जैसे कि वॉलमार्ट की अगर हम एग्जांपल करें तो वॉलमार्ट अमेरिकन बिग मार्ट की जगह पे आप वॉलमार्ट की एग्जांपल ले लें, और होमलैंड की जगह पर आप यूएसए की बात कर लें, तो इधर तो बड़ी बेहतरीन एस्टेब्लिश्ड है वो। The company has proposed opening a chain of supermarket in Avaland। अब कंपनी ये चाहती है कि हम इसके अलावा यूएसए के अलावा भी किसी दूसरी जगह पर, यूके में, KSA किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया वगैरह में, इधर भी हम ऑपरेट करें। सिनेरियो ये कह रहा है कि बिग मार्ट जो कंपनी है वो एक कंट्री जो उसकी होमलैंड जिधर से वो बेस्ड है, लेट्स से अमेरिका की बात करते हैं, इधर वो बड़ी बेहतरीन एस्टेब्लिश्ड है। अब वो किसी दूसरी कंट्री में, फॉर एग्जांपल यूके में जाकर भी अपना काम करना चाह रही है, अपनी जो चेन ऑफ सुपरमार्केट्स है उसको वो बनाना चाह रही है। अब वो कहता है सिनेरियो के नीचे दी गई 4 ऑप्शन में से बताएं कौन सी ऐसी ऑप्शन है जो उसको फायदा देगी अगर वो यूके में जाकर अपनी सुपरमार्केट्स की चेन बनाती है। तो भाई 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन ऐसी होंगी जो फायदा नहीं देंगी, और एक ऑप्शन ऐसी होगी जो फायदा देगी। जो फायदा देगी वो हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए में
देयर इज अ मिनिमम वेज, यानी कि अगर वो अपने मुल्क के अलावा किसी दूसरी कंट्री में जाता है तो उधर मिनिमम वेज देने का कानून है, कम से कम सैलरी देने का रूल है। तो भाई ये तो फायदा नहीं देगी, दिस इज द रॉन्ग आंसर। उसकी वजह क्या हुई? अगर बिग मार्ट किसी दूसरी कंट्री में जाती है तो उधर उसको एचआर, ह्यूमन रिसोर्स, लोगों को जॉब देने के लिए कम से कम सैलरी लाजमी देना पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ रूल ऑफ $3000 ऑफ मिनिमम वेज, कि भाई आपको जो कम से कम सैलरी देनी है वो $3000 लाजमी देनी है। तो ये तो फेवरेबल इफेक्ट नहीं होगा। बिग मार्केट को जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो फॉलो करना पड़ेंगे। इस तरह तो उसको ह्यूमन रिसोर्स जो है वो महंगा पड़ेगा, वो सस्ते लोगों को ढूंढ नहीं सकेगी, क्योंकि अगर सस्ते लोग आना भी चाहेंगे तो कानूनन तौर पर बिग मार्ट को कम से कम सैलरी देना पड़ेगी। सो ये तो एडवांटेज नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, रियल इनकम्स हैव इंक्रीज कंसिडरेबली ओवर द लास्ट 5 years। यूके में यानी कि अवे लैंड में जिधर वो जाके ऑपरेट करना चाह रही है, उधर लोगों की जो हकीकतन इनकम्स हैं वो इंक्रीज हो गई हैं, बढ़ गई हैं। पिछले 5 सालों में लोगों की कमाई ज्यादा हो गई है। अगर लोग पहले पिछले 5 सालों में पैसे कम कमाते थे तो अब 5 सालों में वो पैसे ज्यादा कमा रहे हैं। तो भाई ये तो फेवरेबल इफेक्ट आएगा। यस, दिस इज द राइट आंसर। कैसे आएगा? भाई आप एज्यूम करें कि 5 साल पहले, आज से लेट से 2018 में एक इंसान कमाता था 50,000 रुपीज। अब 2023 में वो जेन्युइनली कमाता है 1,50,000 रुपीज। तो अब ज्यादा स्पेंड किधर करेगा? 2023 में वो ज्यादा स्पेंडिंग करेगा। जब वो ज्यादा स्पेंडिंग करेगा, जो प्रोडक्ट्स है उसकी डिमांड भी बढ़ेगी। जब एक इंसान के पास ज्यादा पैसे आते हैं तो उनको स्पेंड ज्यादा करता है। जब ज्यादा स्पेंड करता है तो ज्यादा प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ती है। जैसे कि ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है, तो एग्जैक्टली ज्यादा पैसा आता है तो ज्यादा स्पेंडिंग होता है, ज्यादा स्पेंडिंग होता है तो ज्यादा डिमांड बढ़ता है। जब ज्यादा डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट्स बढ़ता है तो कंपनी को ज्यादा फायदा होता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज बेसिकली दी राइट आंसर, कि लोगों की अगर रियल इनकम बढ़ेगी तो लोग पैसे स्पेंड करेंगे जिसके लिए कंपनी को फायदा होगा। ऑप्शन नंबर सी, इन्फ्लेशन हैज राइजन कंसिडरेबली इन द लास्ट 2 years। पिछले 2 सालों में इन्फ्लेशन बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, कुव्वत खरीद जो है वो लोगों की परचेजिंग पावर ऑफ मनी वो रिड्यूस हो गई है पिछले 2 सालों में। तो इससे तो डिमांड कम होगी। तो बेटा इससे क्या होगा? ये कंपनी को फेवर में नहीं जाएगा, लॉस में जाएगा। एंड द ऑप्शन नंबर डी, द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज वेरी लो, कि नौकरियां ना मिलने का रेट बहुत कम है, लोगों को नौकरियां आसानी से मिल जाती हैं। तो भाई अगर बिग मार्ट उधर जाएगी तो लोग नहरे करेंगे, जो जॉब करने वाले हैं वो सैलरीज ज्यादा डिमांड करेंगे, पक्ष ज्यादा डिमांड करेंगे, क्योंकि उनको जॉब मिल जाती है। तो ये भी कंपनी की फेवर में नहीं जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following circumstances in Maryland are likely to have an unfavorable impact on the performance of the expanded chain। पिछले क्वेश्चन जैसा ही सेम सिनेरियो है, बस अब इधर हमें क्या निकालना है? अनफेवरेबल इम्पैक्ट। पिछले सवाल में हमने फेवरेबल इम्पैक्ट निकाला था। सिनेरियो को देखते हैं। कहता है कोई हैज ऑपरेटेड नेशनल चेन ऑफ डू इट योरसेल्फ सुपर स्टोर्स। भाई उसकी एक डू इट योरसेल्फ सुपर स्टोर्स की चेन है फॉर मोर देन 30 years, 30 साल से वो अपनी कंट्री में काम कर रही है। दी कंपनी इज प्लानिंग टू एक्सपैंड ओवरसीज इन मैरीलैंड। सेम सिनेरियो जैसा कि हमने पिछले सवाल में किया है, एक्सपैंड करना चाह रही है, ओवरसीज किसी दूसरी कंट्री में जाना चाह रही है, और अब हमें क्या निकालना है? अनफेवरेबल इम्पैक्ट। तो वन बाय वन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1, देयर इज नो मिनिमम वेज। मैरीलैंड यानी कि जिधर वो जाना चाह रही है, कोई कंपनी अब किधर जाना चाह रही है? मैरीलैंड में। तो बेटा मैरीलैंड की 4 ऑप्शंस दी हुई हैं। तो मैरीलैंड में कोई मिनिमम वेज का कानून नहीं है, यानी कि कोई कंपनी का दिल चाहे किसी भी एम्प्लॉय को जितनी मर्जी सैलरी पर रख ले, कम रखे या ज्यादा रखे, तो ये तो कोई कंपनी का फायदा हो गया, ये तो उसकी फेवर में जा रहा है। हमें क्या निकालना है? अनफेवरेबल। तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2, रियल इनकम्स हैव डिक्रीज कंसिडरेबली ओवर द लास्ट 5 years। मैरीलैंड में लोगों की जो हकीकतन कमाई है, इनकम है, वो कम हो गई है। तो बेटा दिस इज बेसिकली अनफेवरेबल इम्पैक्ट, क्योंकि अगर अर्निंग इनकम कम होएगी तो लोग क्या करेंगे? कम स्पेंडिंग करेंगे, लेस स्पेंडिंग्स करेंगे। तो क्या होगा? प्रोडक्ट्स की डिमांड भी
कम हो जाएगी तो लेस डिमांड होएगी, तो कंपनी की अर्निंग भी यानी कि सेल्स वगैरह कम हो जाएंगी। तो बेटा दिस इज डूइंग दी अनफेवरेबल इम्पैक्ट ऑन दी कोई कंपनी। अच्छा जी, ये जो ऑप्शन नंबर 2 है ये तो हमारा सही हो गया। इसके बाद देखते हैं जी ऑप्शन नंबर 3, इन्फ्लेशन हैज राइजन कंसिडरेबली इन द लास्ट 2 ईयर्स। पिछले 2 सालों में इन्फ्लेशन बढ़ गई है। बेटा इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगी तो क्या होगा, लोगों की परचेजिंग पावर कम होगी, परचेजिंग पावर कम होगी तो लोग कम चीजें खरीदेंगे, ये भी आपका अनफेवरेबल इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। महंगाई होगी, महंगाई होने से जो कंपनी है वो चीजें महंगी बेचने की कोशिश करेगी, परचेजिंग पावर ऑलरेडी कम है, प्रोडक्ट्स की प्राइसेस और ज्यादा हो रही हैं तो ये तो अनफेवरेबल इम्पैक्ट करेगी। सो 2 एंड 3 जो है ये अनफेवरेबल इम्पैक्ट में आ रही हैं। रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज हाई एंड राइजिंग, नौकरियां ना मिलने की रेशो पहले ही हाई है और मजीद बढ़ी, यानी कि कंट्री है मैबीलैंड, उधर लोगों को काम नहीं मिल रहा और मिल भी नहीं रहा और मजीद इसकी रेशो में इजाफा हो रहा है। तो ये तो जो कोई कंपनी है उसके फायदे में जाएगा, वो तो सस्ते लोगों को हायर करेगी। अब लोग जो जॉब करने के लिए आएंगे वो नखरे नहीं करेंगे। सो ऑप्शन नंबर 4 तो फायदे में जा रही है। ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर। Number 7, what would be the effect on the current ratio and acid test ratio if the company purchase additional raw material inventory on 3 months credit? कंपनी का जो सिनेरियो दिया होगा ऊपर उसको देख के ये बताना है कि करंट रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो, जिसको हम क्विक रेशियो भी कहते हैं, इन दोनों के ऊपर क्या फर्क आएगा। तो ए कंपनी हैज करंट एसेट्स ऑफ 1.8 मिलियन, कंपनी के पास करंट एसेट्स हैं 1.8 मिलियन के, इंक्लूडिंग इन्वेंट्री ऑफ 0.5 मिलियन। इस 1.8 मिलियन के एसेट्स जो कि करंट हैं, इनके अंदर 0.5 मिलियन की इन्वेंट्री ऑलरेडी शामिल है। सो बेसिकली जो अदर देन इन्वेंट्री करंट एसेट हैं वो हैं हमारे 1.3 मिलियन के, और उसमें हम 0.5 मिलियन की इन्वेंट्री ऐड करते हैं तो हमारे टोटल 1.8 मिलियन बन जाते हैं। एंड करंट लायबिलिटीज ऑफ $1 मिलियन। तो बेटा ये तो एग्जिस्टिंग सिनेरियो है, हम देख लेते हैं एग्जिस्टिंग सिनेरियो में क्या बनती हैं करंट रेशियोज एंड क्विक रेशियोज, और फिर हम न्यू सिनेरियो में देख लेंगे। तो एग्जिस्टिंग में करंट रेशियो को अगर हम देखें तो बेटा करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता था, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। मेरे पास करंट एसेट्स कितने हैं 1.8 मिलियन के, मेरे पास करंट लायबिलिटीज कितनी है 1 मिलियन की, तो अब मेरे पास आंसर आता है 1.8। एसेट टेस्ट रेशियो को देख लेते हैं तो मेरे पास करंट एसेट्स कितने हैं 1.8 मिलियन के, इसमें से हमने लेस करनी होती है इन्वेंट्री, क्योंकि क्विक रेशियो या एसेट टेस्ट रेशियो में क्या होता है करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री मेरे पास कितनी है 0.5 मिलियन की, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज मेरे पास 1 मिलियन की है, मेरे पास आंसर आएगा इसका 1.3। अब हम आ जाते हैं जी न्यू सिनेरियो के ऊपर कि नए ऑप्शन में क्या होगा। अगर कंपनी मजीद खरीदती है नया रॉ मटेरियल क्रेडिट के ऊपर, तो न्यू सिनेरियो में हम अज्यूम कर लेते हैं कि $5 मिलियन की न्यू परचेजिंग हो गई है ऑन क्रेडिट। अब बेटा न्यू सिनेरियो में मेरे टोटल करंट एसेट्स कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे जितने मेरे पास पहले पड़े हुए थे 1.8 मिलियन के प्लस 0.5 मिलियन की मैंने एडिशनल परचेजिंग कर ली, तो मेरे पास टोटल करंट एसेट्स हो गए 2.3 मिलियन के। बेटा अब मैं करंट लायबिलिटीज को भी देख लेता हूं, डेफिनेटली इसमें भी कुछ ना कुछ इंक्रीज आया होगा। पहले मेरे पास 1 मिलियन की करंट लायबिलिटीज थी, अब मैंने एडिशनल परचेजिंग ऑन क्रेडिट उधार पे 0.5 मिलियन की कर ली, तो टोटल करंट लायबिलिटीज मेरे पास आ गई 1.5 मिलियन की। तो 1 बाय 1 हम दोनों रेशियोज निकाल लेते हैं, करंट रेशियो भी और अपनी एसेट टेस्ट रेशियो भी। तो करंट रेशियो मेरी अब क्या हो गई, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो मेरे पास अब करंट एसेट्स कितने हैं 2.3 मिलियन के, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज मेरे पास कितनी है 1.5 मिलियन की। मेरी करंट रेशियो आ जाती है 1.53। मेरे पास 1.3 से क्या हुआ, मेरी करंट रेशियो क्या कर गई, डिक्रीज कर गई। तो बेटा पहले मेरी करंट रेशियो थी 1.8, अब कितनी हो गई है 1.53। तो करंट रेशियो तो मेरी डिक्रीज करेगी, ये तो मैंने देख लिया। अब मैं देखता हूं एसिड टेस्ट रेशियो का क्या होगा। बेटा एसिड टेस्ट रेशियो का क्या फॉर्मूला था कि करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज।
तो बेटा करंट एसेट्स मेरे पास कितने आ रहे हैं 2.3 के, इसमें से मैं माइनस करूंगा 0.5 का एग्जिस्टिंग जो मेरा स्टॉक है, जो मेरा पहले से ही पड़ा हुआ है, ये जो सिनेरियो में उसने बताया हुआ था, माइनस करूंगा जो एडिशनल मैंने दोबारा नया खरीदा वो भी तो इन्वेंट्री है। सो बेसिकली 2.3 माइनस 0.5 एग्जिस्टिंग वाला और माइनस 0.5 नए वाला। तो बेसिकली जो मेरे करंट एसेट्स हैं वो मेरे सेम रहेंगे जो मेरे पहले एसेट टेस्ट में यूज हो रहे थे 1.3 के। और करंट लायबिलिटीज मेरी कितनी बन जाएंगी बेटा, ये एसेट्स हैं एसेट टेस्ट के केस में, और ये लायबिलिटीज कितनी बन जाएंगी, मेरे पास पहले लायबिलिटी थी 1 मिलियन की, प्लस मैंने एडिशनल ऑन क्रेडिट खरीद ली 0.5 मिलियन के, तो मेरी लायबिलिटीज टोटल हो गई 1.5 मिलियन की। तो अब जब मैं एसिड टेस्ट रेशियो निकालूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 1.3 डिवाइडेड बाय 1.5, मेरे पास आ जाएगा जी 0.87। सो बेसिकली जो मेरी एसिड टेस्ट रेशियो है ये भी क्या कर गई है, ये भी डिक्रीज हो गई है फ्रॉम 1.3 टू 0.87। सो एसिड टेस्ट रेशियो भी आपकी डिक्रीज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है विच टू ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स वुड नॉट प्रोवाइड फेयर कंपैरिजंस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ टू डिवीजंस। दो डिवीजन है ऊपर वाले सिनेरियो में, उसकी मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस मेजर करनी है, और वो कहता है कौन से नीचे दी गए ऑप्शन में से फेयर कंपैरिजन नहीं है, नॉट वाला आंसर ढूंढना है। नीचे दी गई 4 ऑप्शन में से जो 3 ऑप्शंस हैं वो तो या तो कंपैरिजन करती हैं या नहीं करती, और कोई एक ऑप्शन ऐसी है, एक से ज्यादा भी हो सकती हैं जो फेयर कंपैरिजन नहीं करती। एक या एक से ज्यादा ऑप्शन जो फेयर कंपैरिजन नहीं करती वो हमारा सही आंसर होगा। सिनेरियो में कहता है ए रिटेलर हैज 2 डिवीजन, एक बंदा है भाई साहब उनकी 2 डिवीजन्स हैं जिनका नीचे हम कंपैरिजन करने लगे हैं, नॉर्थ एंड साउथ। both sells similar products and all prices are set centrally। दोनों सेम किस्म की चीजें बेचते हैं और उनके पास प्राइसेस को सेट करने का इख्तियार नहीं है, क्योंकि कंपनी में प्राइसेस जो हैं वो सेंट्रलाइज्ड सेट की जाती हैं। सो फेयर है, टिल नाउ चीजें फेयर चल रही हैं। ऑल शॉप प्रीमिसेस और रेंटेड, जितनी भी दुकानें हैं वो रेंट पर हैं दोनों डिविजन्स की, डिवीजन नॉर्थ की भी ऑल शॉप्स रेंट पर हैं, डिवीजन साउथ की भी ऑल शॉप्स रेंट्स पर हैं। शॉप रेंटल कॉस्ट इन साउथ डिवीजन आर लोअर देन इन द नॉर्थ डिवीजन ड्यू टू अ गवर्नमेंट सब्सिडी गिवन टू लैंडलॉर्ड्स। भाई साहब दुकानें हैं किराए पे, जो शॉप्स रेंट पर हैं साउथ डिवीजन में वो सब्सिडी लेती हैं, वो सस्ती मिलती हैं क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। सो साउथ डिवीजन को तो एडवांटेज हासिल हो गया एज कंपेयर टू नॉर्थ डिवीजन, चूंकि नॉर्थ डिवीजन में गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी नहीं दे रही। सो एक एडवांटेज टिल नाउ सिनेरियो में से हमने देख लिया जो साउथ डिवीजन को हासिल है, सब्सिडी बाय द गवर्नमेंट ऑन रेंटल कॉस्ट। ऑप्शन नंबर ए ग्रॉस प्रॉफिट। बेटा ग्रॉस प्रॉफिट का तो कोई रिलेशनशिप होगा ही नहीं रेंटल के साथ, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट की कैलकुलेशन में हम लोग क्या चीजें देखते हैं, सेल्स लेस ऑल डायरेक्ट कॉस्ट आपकी जितनी भी होती हैं। तो बेटा जो रेंट है वो तो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, रेंट तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की कैलकुलेशन में आता है। सो ग्रॉस प्रॉफिट तो मेजर करेगा ही नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट का तो कोई रिलेशनशिप ही नहीं होगा, ये तो हमारे इस कॉन्टेक्स्ट में आता ही नहीं। ऑप्शन नंबर बी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यस दिस इज द राइट आंसर। ये एक ऐसी ऑप्शन होगी जो फेयर एनालिसिस मेजर नहीं करेगी कि लेट से कंपनी ने जो साउथ डिवीजन है उधर भी 1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की है, जो नॉर्थ डिवीजन है उधर भी 1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की है। तो दोनों का अगर हम कंपैरिजन रिटर्न्स पर करेंगे कि साउथ डिवीजन हमें कितना रिटर्न दे रही है, तो बेटा साउथ डिवीजन तो ज्यादा रिटर्न दे सकती है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि इसको सब्सिडी मिल रही है गवर्नमेंट से ऑन रेंटल, जबकि नॉर्थ डिवीजन का जो कंपैरिजन है रिटर्न का वो कम हो सकता है, इस वजह से चूंकि इसको रेंट का एक्सपेंस ज्यादा पड़ रहा है और उसको सब्सिडी नहीं मिल रही। सो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो हमारा आंसर है वो हमें सही बता रहा है कि ये परफॉर्मेंस मेजरमेंट का फेयर टूल नहीं है गिवन सिनेरियो में। सी टर्नओवर पर स्क्वायर मीटर ऑफ शॉप फ्लोर स्पेस,
भाई इसका किसी भी किस्म का परफॉर्मेंस मेजरमेंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। टर्नओवर जितनी सेल जनरेट कर रहे हैं पर स्क्वायर मीटर से, डिवीजन साउथ वो भी टर्नओवर जनरेट कर सकती है, डिवीजन नॉर्थ दोनों टर्नओवर जनरेट कर सकते हैं। इधर रेंटल का कोई किसी किस्म का लिंक नहीं है और एसेट टर्नओवर का भी रेंटल सब्सिडी में कोई लिंक नहीं आ रहा। एंड ऑप्शन ए जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसकी कैलकुलेशन में भी रेंटल का लिंक नहीं आ रहा। सो बेसिकली रेंटल हिट करता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में और ये हमारा फेयर कंपैरिजन नहीं होगा गिवन ऑप्शन में से। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द कंपनीज कैपिटल गियरिंग एंड करंट रेशियोज। जी, करंट रेशियो की बात कर रहा है और कैपिटल गियरिंग की बात कर रहा है, इन दोनों के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। सिनेरियो को देखते हैं। ए कंपनी बारोज 10,000 रीपेबल इन 5 ईयर्स। कंपनी ने 10,000 का जो है वो लोन लिया जो कि 5 साल में वापस करना है। सो बेसिकली इट्स नॉन करंट लायबिलिटी, ये कंपनी ने ली है। अब आगे, एंड इमीडिएटली यूजेस द लोन टू रीपे इट्स ओवरड्राफ्ट, और जैसे ही उसने ये लोन लिया उसने इमीडिएटली अपने ओवरड्राफ्ट को पे कर दिया। ये जो लोन लिया था 10,000 का, इससे उसने क्या किया, अपने ओवरड्राफ्ट को पे कर दिया। तो अब बताएं कि करंट रेशियो और कैपिटल गियरिंग में क्या फर्क आएगा। सो अगर मैं आपको सिनेरियो को बड़ी आसान अल्फाज में बताऊं तो कंपनी ने अपनी नॉन करंट लायबिलिटीज में इंक्रीज किया है जो कि है $10,000 से, एंड ओवरड्राफ्ट जो होता है वो शॉर्ट टर्म होता है। तो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज में कंपनी ने रिडक्शन की है $10,000 से। तो बेटा नॉन करंट लायबिलिटीज इंक्रीज हुई हैं और करंट लायबिलिटीज डिक्रीज हुई हैं। करंट रेशियो पे क्या फर्क पड़ेगा। तो बेटा करंट रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो बेटा अगर लेट्स सपोज एग्जिस्टिंग सिनेरियो में करंट एसेट थे 100 के और करंट लायबिलिटीज भी 100 की थी तो आंसर 1 आ रहा था। अब अगर हम दूसरे सिनेरियो में, न्यू सिनेरियो में करंट लायबिलिटीज को रिड्यूस कर दें, यानी कि करंट एसेट तो ऊपर हमारे 100 के ही रहें लेकिन ओवरड्राफ्ट कम आ गया, लेट्स सपोज जी हम 80 का कर देते हैं तो हमारा आंसर 1.25 आ जाएगा। सो इंक्रीज हो जाएगा करंट रेशियो में, तो करंट रेशियो में इंक्रीज होगा। अब कैपिटल गियरिंग को देख लेते हैं कि उसका क्या सिनेरियो होता है। अच्छा जी, अब जो दूसरा कैपिटल गियरिंग है उसका क्या फॉर्मूला है कि नॉन करंट लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय इक्विटी। तो अब हम पहले एग्जिस्टिंग सिनेरियो को देख लेते हैं। लेट्स से हमारे पास जो नॉन करंट लायबिलिटीज पहले $20,000 की थी और हमारी जो इक्विटी थी वो $15,000 की थी, और जो न्यू सिनेरियो है उसमें हम देखें कि हमारे पास $20,000 की नॉन करंट लायबिलिटीज पहले थी, प्लस हमने जो ओवरड्राफ्ट को कम करने के लिए नया लोन लिया $10,000 का, इसको हम आपस में ऐड कर लेंगे और $15,000 इक्विटी हमारी सेम रहेगी। भाई ये नीचे इक्विटी है और ऊपर नॉन करंट लायबिलिटीज हैं। तो अगर आप दोनों ऑप्शंस को कैलकुलेट करके आंसर देखेंगे तो बच्चे इधर आंसर आएगा 1.33 एंड नीचे वाले पे आंसर आएगा 2। तो देखिए आपके 1.33 एग्जिस्टिंग से इंक्रीज होकर 2 पर चली गई, तो बेसिकली कैपिटल गियरिंग भी इंक्रीज होगी। दोनों चीजें, जो करंट रेशियो है ये भी इंक्रीज होगी, कैपिटल गियरिंग भी इंक्रीज होगी। करंट रेशियो 1 से इंक्रीज होकर 1.25। क्वेश्चन नंबर 10, आर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द बैलेंस स्कोर कार्ड ट्रू एंड फॉल्स। बैलेंस स्कोर कार्ड के बारे में नीचे वाली दी गई ऑप्शन सच हैं या झूठ हैं। ऑप्शन नंबर 1 को देख लेते हैं। द यूज ऑफ बैलेंस स्कोर कार्ड रादर देन अ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स means that only short-term objectives are taken into account when measuring the performance of the organization। वो इस ऑप्शन में कह रहा है कि बैलेंस स्कोर कार्ड सिर्फ शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स को मेजर करती है, तो भाई गलत कह रहा है। बैलेंस स्कोर कार्ड तो शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म दोनों को मेजर करता था, तो ऑप्शन नंबर 1 तो फॉल्स हो गई। ऑप्शन नंबर 2 में देखते हैं, वो कहता है वंस की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैव बीन सेट। एक दफा अगर आप केपीआईज सेट कर दें किसी ऑर्गेनाइजेशन के और इनको बैलेंस स्कोर कार्ड में यूज करें, दे कैन नॉट बी चेंज्ड एज ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस। अगर ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर में तब्दील होती है तो केपीआईज को तब्दील नहीं किया जा सकता।
तो ऑप्शन नंबर 2 में बेसिकली बेटा वो कह रहा है कि अगर हम एक दफ़ा केपीआईज को सेट कर दें तो इनमें फ्यूचर में ऑल्ट्रेशन नहीं हो सकती, मॉडिफिकेशन नहीं हो सकती, हम इनको तब्दील नहीं कर सकते। तो बच्चे गलत कह रहा है, हमारी मर्जी ऑर्गेनाइजेशन चेंज होगी तो हम केपीआईज को चेंज कर सकते हैं। तो ये वाली ऑप्शन भी फॉल्स है। सो बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। Question number 11. Are each of the following statements about the balance scorecard advantages or disadvantages? नीचे दी गई 4 ऑप्शन को देखना है वन बाय वन के वो बैलेंस स्कोर कार्ड का एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है। तो देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 1, इट डिस्करेजेस शॉर्ट टर्मिज्म। बाय बैलेंस स्कोर कार्ड शॉर्ट टर्म को डिस्करेज करती है और लॉन्ग टर्म को फोकस करती है। यस, दिस इज दी एडवांटेज, कंपनी लॉन्ग रन में ज्यादा देर पर चलेगी। तो ये डिसएडवांटेज तो नहीं है। डिसएडवांटेज तो वो होता है अगर कंपनी सिर्फ शॉर्ट टर्म पर फोकस करे और लॉन्ग टर्म को भूल जाए। तो ऑप्शन नंबर 1 इज बेसिकली एडवांटेज। ऑप्शन नंबर 2, इट शोज द इंपॉर्टेंस ऑफ बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेज। तो बैलेंस स्कोर कार्ड फाइनेंशियल पर भी फोकस करता है, नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर भी फोकस करता है। तो बेसिकली इट्स आल्सो एन एडवांटेज। ऑप्शन नंबर 3, इट इज सब्जेक्टिव। यस, केपीआई हम अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। सो इट इज डिसएडवांटेज। बैलेंस स्कोर कार्ड को मैयर करने के लिए जो केपीआईज हैं वो कंपनी की सब्जेक्टिविटी पर होते हैं, कंपनी की अपनी मर्जी है वो क्या सेट करती है। तो सम टाइम वो सब्जेक्टिव अपनी मर्जी से गलत भी सेट कर सकती है। एंड ऑप्शन नंबर 4, नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स मे यूज रैंडम की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। यस, जो नॉन फाइनेंशियल खास तौर पर मेजरिंग के पैरामीटर्स हैं उनको सम टाइम रैंडमली भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये भी आपका डिसएडवांटेज है। तो पहली 2 तो एडवांटेज हैं, लास्ट वाली 2 डिसएडवांटेज हैं। क्वेश्चन नंबर 12, which balance scorecard perspective do the following key performances indicators belongs to? नीचे कुछ KPIs दिए गए हैं और ये जो KPIs हैं ये बैलेंस स्कोर कार्ड के कौन से क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, चूंकि बैलेंस स्कोर कार्ड में तो आपने 4 सक्सेस फैक्टर्स देखे थे, उन 4 फैक्टर में से किसको बिलोंग करते हैं, वन बाय वन देखते हैं। तो पहला कहता है नंबर ऑफ कंप्लेंट्स इन अ गिवन पीरियड। एक पीरियड के अंदर हमें कंप्लेंट्स कितनी आई। तो कंप्लेंट्स कौन भेजता है, इंटरनल बिजनेस, हम खुद अपनी कंप्लेन खुद करेंगे या कस्टमर। तो बेटा कंप्लेन तो कस्टमर भेजता है। तो पहली ऑप्शन इज रेलिवेंट टू कस्टमर्स। दूसरी ऑप्शन अमाउंट ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस्ड। तो वेस्टेज कंपनी कब करती है, ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस। तो बेटा प्रोडक्शन प्रोसेस या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या किसी भी प्रोसेस में हम अगर वेस्टेज करते हैं तो ये कस्टमर तो नहीं करता, ये तो इंटरनल बिजनेस हम खुद करते हैं। तो दूसरी ऑप्शन किसके रेलिवेंट है, इंटरनल बिजनेस के। तीसरी ऑप्शन परसेंटेज ऑफ रिटर्निंग कस्टमर, हमसे जो कस्टमर एक दफा चीज लेकर गया वो दोबारा हमारे पास वो प्रोडक्ट या सर्विस लेने के लिए आया कि नहीं। तो ये तो कस्टमर की स्वाबदीद पर है, ये हम खुद तो नहीं कर सकते। तो ये किसके रेलिवेंट है, कस्टमर के रेलिवेंट। तो तीसरी ऑप्शन पे तो कस्टमर आ गया। ऑप्शन नंबर 4, नंबर ऑफ रिजेक्ट्स इन अ गिवन पीरियड। तो रिजेक्ट्स जो हैं जब कंपनी एक प्रोसेस से, लेट से जी प्रोडक्शन का प्रोसेस है, सबसे पहले आता है जी फॉर एग्जांपल कटिंग। कटिंग वाले भाई साहब ने 100 चीजों को, 100 शर्ट्स को कट किया और आगे भेज दिया स्टिचिंग पर। तो स्टिचिंग वाले भाई साहब इन 100 शर्ट में से 90 को तो एक्सेप्ट करते हैं और कहते हैं भाई 10 सही नहीं कटी, इनको मैं कर देता हूँ रिजेक्ट। तो ये तो कौन रिजेक्ट कर रहा है, स्टिचिंग डिपार्टमेंट। स्टिचिंग डिपार्टमेंट किसका है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, कंपनी का इंटरनल। सो नंबर ऑफ रिजेक्ट्स जो है वो बेसिकली कंपनी के इंटरनल बिजनेस का पर्सपेक्टिव होती है। लास्ट क्वेश्चन जी चैप्टर नंबर 24 का, विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू शॉर्ट टर्मिज्म एंड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स आर ट्रू। भाई शॉर्ट टर्मिज्म के बारे में है एंड केपीआईज के बारे में है और सच्ची स्टेटमेंट ढूंढनी है, ट्रू वाली ढूंढनी है। तो पहली देखते हैं, ए शॉर्ट टर्मिज्म इज लाइकली टू बी प्रमोटेड बाय अडॉप्टिंग द बैलेंस स्कोर कार्ड। गलत कह रहा है, बैलेंस स्कोर कार्ड तो शॉर्ट टर्मिज्म को प्रमोट ही नहीं करता, वो तो लॉन्ग टर्मिज्म को प्रमोट करता है और शॉर्ट टर्म को भी देखता है, लॉन्ग टर्म को भी देखता है। पहली ऑप्शन तो गलत हो गई। ऑप्शन बी, short termism is when the performances of an organization in the short term is considered to be more important than it is in the long term। कहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर शॉर्ट टर्म की परफॉर्मेंसेस को ज्यादा अहमियत दी जाए, ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाए लॉन्ग रन के मुकाबले में, तो फिर शॉर्ट टर्म जो है वो ज्यादा फोकस किया जाता है, शॉर्ट टर्म इंक्रीज हो जाता है। तो बिल्कुल सही कह रहा है। अगर 2 चीजें हैं शॉर्ट एंड लॉन्ग
और आपका फोकस शॉर्ट के ऊपर है तो बेटा शॉर्ट टर्मिज्म इंक्रीज हो जाएगा। यस, ये स्टेटमेंट तो इससे रेलिवेंट सही है। ऑप्शन नंबर सी में कहता है शॉर्ट टर्मिज्म इज व्हेन मैनेजर्स आर मोर लाइकली टू बी प्रमोटेड इन द शॉर्ट टर्म रादर देन इन द लॉन्ग टर्म। कहता है शॉर्ट टर्मिज्म तब होती है जब मैनेजर्स को शॉर्ट टर्म में प्रमोट करने के ज्यादा चांसेस हों एज कंपेयर टू लॉन्ग टर्म में। तो बेटा ये भी हमारी ऑप्शन गलत है। उसकी वजह ये है कि लॉन्ग टर्म में आपने अपने केपीआईज इंडिकेट किए हो सकते हैं, अगर वो केपीआईज या वो सक्सेस फैक्टर्स जो हैं वो शॉर्ट टर्म में कंप्लीट हो जाते हैं तो कंपनी का मैनेजर को प्रमोशन तो मिलेगी। ये तो ऑप्शन गलत होगी। ऑप्शन नंबर डी, इफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज फॉलोइंग शॉर्ट टर्मिज्म, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन शॉर्ट टर्म फॉलो करती है, फाइनेंशियल केपीआईज आर मोर लाइकली टू बी मैनिपुलेटेड बाय मैनेजर्स रादर देन द नॉन फाइनेंशियल केपीआईज। यस, दिस इज द राइट आंसर। अगर कंपनी शॉर्ट टर्म को फॉलो करती है तो जो फाइनेंशियल केपीआईज हैं, जो प्रॉफिट्स वगैरह के जो की परफॉर्मेंसेस इंडिकेटर्स हैं, वो ज्यादा मैनिपुलेट किए जाएंगे, मैनेजर्स उन पर ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि जो प्योर फाइनेंशियल मेजर्स हैं वो शॉर्ट टर्मिज्म के रेलिवेंट होते हैं तो इनकी मैनिपुलेशन ज्यादा की जाएगी। सो ऑप्शन नंबर बी एंड डी जो है वो सही है शॉर्ट टर्मिज्म एंड केपीआईज के बारे में। तो बेटा आई एम होपफुल कि आपको चीज़ों की समझ आ रही है। किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। 0303686495 इज़ माय कांटेक्ट नंबर। जो स्टूडेंट्स पाकिस्तान से बाहर हैं वो +92 या 092 पाकिस्तान का कंट्री कोड डायल करना ना भूलिएगा। टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह निगहबान।